यदि आप बिहार एसएससी, रेलवे या बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन लाइन उठा करके डायरेक्ट एमसीक्यू बना करके वहाँ पे दे दिया जाता है। क्वेश्चन के जो है लेवल इसी तरीके से आता है। आपको बता दें कि ये विज्ञान का जो है कंप्लीट 6 to 10th साइंस का है और ये एनसीईआरटी बुक जो है 6 to 10th एस के जासर का, इसमें टोटल 396 पेज है और इन 396 पेज में से भी निचोड़ करके टोटल जो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है 42 पेज बनाए गए हैं और ये 42 पेज के पीडीएफ के जो है कंप्लीट आपको कवर करा रहे हैं। तो इससे पीछे के वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 11 तक को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे, डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो इससे कि पीछे के वीडियो तक में जो हम लोग क्वेश्चन पर यानी पेज नंबर 21 तक को कंप्लीट कर चुके हैं और वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा आपको यदि पूरा देखना है तो। चलिए पहले इसको देख लीजिए एक बार, यदि आपको अच्छा लगे तो ही उसको देखिएगा। अगला चैप्टर शुरू होता है घर्षण, जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है। घर्षण चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि घर्षण नोट में दिया गया है स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है सीमांत घर्षण और सीमांत घर्षण से छोटा होता है गतिज घर्षण और गतिज घर्षण से भी छोटा होता है लौटनिक घर्षण। ये इस तरीके से जो है घर्षण का जो है थ्योरम चलता है, ये जो है सीरीज चलता है। अब आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जैसे कि घर्षण बल जो है अपरिभाषित अभिलंब प्रतिक्रिया जो होता है, यानी जो है घर्षण बल समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के और एफ समानुपाती आर होता है और इसी को कहते हैं एफ बराबर म्यू आर, जिसको एफ बराबर म्यू आर कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं और म्यू जो है यहाँ पे घर्षण गुणांक कहलाता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे आगे अगला चैप्टर हम बताते हैं जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि में बात करें जिसको साउंड कहा जाता है इंग्लिश में, और ध्वनि से जुड़े सारे क्वेश्चन यहाँ पे। ध्वनि से पहला ही आ जाता है ध्वनि। ध्वनि में कि ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा होता है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, ध्वनि जो होता है, और कंपन विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है तथा ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। ध्वनि सिर्फ माध्यम के विक्षेप के कारण आगे बढ़ता है, न कि वस्तु कण में गति के कारण। अब आगे बात करें तो मनुष्य में जो ध्वनि होता है ये वाक यंत्र अथवा कंठ के कारण उत्पन्न होता है और ध्वनि विभिन्न माध्यम में विभिन्न चाल से गति करता है। ध्वनि सामान्यतः अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो होता है सामान्यतः ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि द्रव के सतह एवं ठोस में अनुप्रस्थ एवं ठोस के सतह एवं द्रव के अंदर एवं गैस में अनुदैर्घ्य होता है। अब आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं दिया गया है ध्वनि के बारे में कि ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग जो होता है ये दाब पर निर्भर नहीं करता है और ध्वनि का वायु में चाल जो होता है 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का ऐसा ही मात्रक माइक्रोमीटर प्रति वर्ग मीटर होता है और ध्वनि का व्यावहारिक मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के कुछ यहाँ पे जो है उपकरण दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसको बजाने से जो है ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये भी ध्वनि उत्पन्न हुआ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक तारा बजाया जा रहा है, मंजीरा बजाया जा रहा है, इस तरीके से इसे ध्वनि उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं, यहाँ दिया गया है देख सकते हैं, जैसे ताप के कारक और वेग इस तरीके से दिया गया है। ताप का वेग जो होता है ऊपर वेग इस तरीके से दिया गया है, इसको देख सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है जहाँ से वो बताते हैं। जैसे दिया गया है ध्वनि का गुण। ध्वनि का गुण में दिया गया है कि ये साइड में गुण है, यहाँ पे किस पे निर्भर करता है और विशेषता क्या है ये बताया गया है। जैसे यहाँ पे ध्वनि का गुण जो होता है प्रबलता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है और इसका विशेषता है कि ध्वनि का तेज या मंद होना। दूसरा है तारक। तारत्व जो होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि का पतला या मोटा होना इससे होता है। आगे है गुणवत्ता। गुणवत्ता जो होता है ये आवर्तन या सन्नादी या अधिस्वर पर निर्भर करता है और आवाज़ों में अंतर कर पाना होता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि के बारे में समझ सकते हैं। श्रव्य ध्वनि मानव में होता है, मानव के लिए जो है ये बताया गया है और इसे मानव द्वारा सुना जाता है। श्रव्य ध्वनि को मानव के द्वारा सुना जाता है और इसका आवर्त जो होता है ये 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। इसके बाद आता है अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग जो होता है
अपस्रव तरंग की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, गेंदा, हाथी, व्हेल, दरियाई घोड़ा, ये सब जो है ये अपस्रव तरंगे को सुन पाते हैं। और वह तरंग जिसका आवृत्ति 20 Hz से कम होता है, यह उसे जो है उस तरंग को बड़े स्रोत से उत्पन्न होते हैं, वह तरंग बड़े स्रोत से उत्पन्न होते हैं। और हृदय और चुंबक एवं भूकंप का कंपन इसका उदाहरण होता है अपस्रव तरंग का। अब आगे यहीं पे बात करें तो पराश्रव्य तरंगे क्या है ये समझ लीजिए। पराश्रव्य तरंगे जो होता है ये गेंडा, दरियाई घोड़ा, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहा और यहाँ पे देख सकते हैं परपोइसस, ये सब जो होता है पराश्रव्य तरंगे के जो है द्वारा सुनते हैं। यहीं पे बात करते हैं, हम देख सकते हैं कि पराश्रव्य तरंग जो होता है इसकी आवृत्ति 20 Hz से 20 kHz से अधिक होता है और यह प्रथम बार गल्टन द्वारा विशेष प्रकार की सीटों से उत्पन्न होता है। अब पराश्रव्य तरंगे जो हैं आजकल जो होता है आजकल यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा उत्पन्न होता है और इसका प्रयोग सोनार, ECG मशीन, चिमनी को साफ करने, गठिया, पथरी इत्यादि के उपचार में किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड पुराने दस्तावेज, कृषि कीट को नष्ट करने में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे का उपयोग ध्वनि का तरंग, जैसे ध्वनि का तरंग जो होता है ये ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की तुलना में द्रव में कम होता है और द्रव से भी कम गैस में होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हो गया ध्वनि चैप्टर। अब आगे बात करें तो आ जाता है अगला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में कंप्लीट इस चैप्टर में बताया गया है। बात करें तो रासायनिक प्रभाव क्या है, केमिकल इफेक्ट क्या है ये समझिए। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज फेराडे ने किया था, यानी कि जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज जो किया था ये फेराडे ने किया था और यह समतुल्य तुल्यांक भार पर आधारित होता है। विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। जिसका लेप चढ़ाना होता है उसे धन एवं जिस पर चढ़ाना होता है उसे ऋण यानी कैथोड पर कहते हैं। यानी जो है जिस पर लेप चढ़ाना है, जिसका लेप चढ़ाना होता है उसे धन यानी एनोड कहते हैं और जिस पर लेप चढ़ाना होता है उसे ऋण या कैथोड पर रखते हैं। धन से धातु पिघलकर ऋण की ओर जाता है। जितना द्रव्यमान कैथोड पर होता है उसके हिसाब से आवेश दिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है दोनों ध्रुव के बीच विद्युत अपघटय द्रव भरा होता है जिसमें धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रैक्टिकल दिया गया है विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ में, इसको देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे अगला चैप्टर है, यहाँ पर आ जाता है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो है तरित, जैसे तरित के बारे में समझ लीजिए। तरित जो होता है किसी भी वस्तु के आपस में रगड़ के कारण उत्पन्न चिंगारी का बड़ा समूह जो होता है तरित कहलाते हैं। जब हम दो चीज़ कोई वस्तु होता है उसको आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलता है, उसे ही जो है तरित कहा जाता है। तरित जो होता है यह असंख्य चिंगारी का समूह होता है और तरित की घटना को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है और यह प्रक्रिया की खोज यूनानियों ने किया था। और वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तरित एवं वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी के विषय में विपरीत आवेश का खोज किया। ये हो गया कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे तरित से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहीं पर आ जाता है देख सकते हैं प्रकाश अगला चैप्टर आता है जो कि 10 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है। ये प्रकाश यानी लाइट जिसको कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ होता है और प्रकाश का पथ लगभग सीधा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु को हमें दिखाई देता है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है, यह सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया था। अब इसके बाद आ जाता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को कंप्लीट जो है अच्छे से समझना है। सबसे पहले समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या है और यहीं से आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन भी समझ में आ जाएगा। ये 8 क्लास का भी देख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो वह जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है, ये वस्तु है दर्पण देख सकते हैं, यहाँ से टकराया है भी प्रकाश और इधर ही लौट गया। ये घटना जो है प्रकाश का जो है
परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन सभी प्रकार के दर्पण के लिए मान्य होता है। जब सतह चिकना हो तो नियमित एवं जब सतह खुरदरी हो तो विपरीत परावर्तन होता है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं परावर्तन का नियम जो था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे देख सकते हैं, ये एक दर्पण है, इस पर एक आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण, और यहाँ पर जो एक लंब बनता है इसको अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से हम लिखते हैं, दर्पण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है इसको जो है आपतन कोण कहा जाता है, कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको कहा जाता है कोण आर, यानी जो है परावर्तन कोण। इस तरीके से समझ गए होंगे, देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं, इससे आगे के जो है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये होता है, अगर ये सतह जो है देख सकते हैं अनियमित पृष्ठ का आपतित समांतर किरणें होते हैं। और यहीं पर बात करें तो अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें का चित्र दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और नियमित परावर्तन यहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हैं, इस तरीके से दिया गया है। ये हो गया। अब इसके अगला पार्ट में जो हम लोग समझने वाले हैं सूर्य का प्रकाश के बारे में, फिर लेंस तरीका पूरा जो है मानव नेत्र, ये सब चीज़ समझने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को जो है देखने के साथ साथ फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।